अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल ब्लू आई बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इमरान ने यूं जवाब दिया जैसे कोई कहानी सुन रहा हो। सर सुल्तान साहब, एक्सो ने कैसे गधे पाल रखे हैं जिन्हें बात करने की तमीज़ नहीं। कमांडर इन चीफ का गुस्सा अपने पूरे अरूज पर था। इसका गधों की परवरिश पर एक किताब लिखने का इरादा है। इमरान जवाब दिए बगैर ना रह सका। कमांडर इन चीफ साहब गुस्से के मारे कांपने लगे। सर सुल्तान साहब, इसे बाहर निकालो वरना मैं जाता हूँ। वो उठ खड़े हुए। बैठिए बैठिए, ज़्यादा गुस्सा ना कीजिए, ये जज्बात में आने का वक्त नहीं। और इमरान साहब, आप भी वक्त की नज़ाकत को समझिए और संजीदगी इख्तियार कीजिए, सर सुल्तान ने बीच बचाव कराने के लिए कहा। इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। कमांडर इन चीफ भी बैठ गए। वैसे अब तक इनका चेहरा गुस्से की शिद्दत से बिगड़ा हुआ था। जनाब कमांडर इन चीफ साहब, आप नाराज़ ना हों। दरअसल मेरा आपको गुस्सा दिलाने का मकसद सिर्फ ये देखना था कि आपके चेहरे पर मेकअप तो नहीं और आप वाकई असली जफ़र आफरीदी हैं, क्योंकि हो सकता था कि मुजरिम का मकसद आपको कैद करके या कत्ल करके आपका रूप धारना हो। इसकी तस्दीक करनी थी, इसलिए आपको गुस्सा दिला दिया। अब आपके चेहरे पर गुस्से के से उभरने वाले तासुरात ने बतला दिया है कि आप असली कमांडर इन चीफ हैं, इमरान ने वजाहत की। और कमांडर इन चीफ समेत बाकी तमाम मेम्बरान इमरान की जहानत पर अश कर उठे। सर सुल्तान की नज़रों में तहसीन के असरात थे। कमांडर इन चीफ साहब का गुस्सा ठंडा हो गया और वो मुस्कुराते हुए बोले, कमाल है, आपने क्या नफसियाती चक्कर चलाया है। वैसे ही पूछ लेना था। अगर वैसे ही पूछता और आप असली कमांडर इन चीफ ना होते तो मामला मशकूक हो जाता। इमरान ने मजीद वजाहत कर दी और सब लोग खामोश हो गए। कर्नल ए बड़ी तहसीन आमेज नज़रों से इमरान को देख रहा था। इधर न जाने इमरान की काबिलियत पर सफदर को क्यों खुशी हो रही थी, शायद साथी होने की बिना पर। आपने तस्दीक तो कर ली, अब असल मसले के मुतालिक क्या ख्याल है, कमांडर इन चीफ ने बड़े नरम लहजे में पूछा। शायद वह इमरान से शदीद मुतासिर हो चुका था। मेरा तो ख्याल है मुजरिम ने आपको बेहोश करने की खातिर जान की बाजी लगा दी, क्योंकि बहरहाल किसी मुल्क के कमांडर इन चीफ को बेहोश करना भी एक काबिल फ़ख्र बात और कारनामा है। इमरान के लहजे में हल्का सा तंज था। अब कमांडर इन चीफ क्या जवाब देते, खामोश हो रहे। अगर ये मशीन असली हालत में मिल जाती तो इस मसले का हल हो जाता, कर्नल ए ने कहा। हाँ ये सही है, मगर अब एक और मेंबर ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है इमरान साहब कोठी पर जाकर मज़ीद तहकीकात करें तो हो सकता है कोई क्लू मिल जाए, सर सुल्तान ने राय पेश की। मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कर्नल ए वहाँ खासी तहकीकात कर चुके हैं, एक मेंबर ने कहा। कमांडर इन चीफ साहब, क्या आपको ठीक नज़र नहीं आता, इमरान ने अचानक एक और सवाल किया। और सब इस एक बार फिर इसके सवाल पर चौंक पड़े। क्यों, क्या अभी आपका शक दूर नहीं हुआ जो आप एक बार फिर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कमांडर इन चीफ ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, इसमें गुस्सा दिलाने वाली कौन सी बात है। आप कह दीजिए हाँ मामला ख़त्म, या कहिए नहीं तो मामला बिल्कुल ही ख़त्म, इमरान ने चहकते हुए कहा। और कमांडर इन चीफ साहब मुस्कुराकर खामोश हो गए। अब भला वो इस लघु सवाल का क्या जवाब देते। आपने बतलाया नहीं जफ़र साहब, इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मिस्टर, आप चाहते क्या हैं, साफ साफ बात करें, मुफ्त में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। कमांडर इन चीफ साहब को दोबारा गुस्सा आने लगा। मैं जो पूछ रहा हूँ आप इसका जवाब दें, इमरान के लहजे में तलखी आ गई। हाँ ठीक नज़र आता है, कमांडर इन चीफ साहब झुंझला गए। आँख में आप होश में आने के बाद कोई तब्दीली तो महसूस नहीं कर रहे, इमरान ने दूसरा सवाल किया। नहीं, कतई नहीं, इस बार जफ़र साहब ने संजीदगी से जवाब दिया। और इस बार बाकी मेम्बरान भी चौंक पड़े। आपकी दोनों आंखों में फ़र्क है, क्या पहले ऐसा ही था, इमरान ने इंतहाई संजीदगी से कहा। फ़र्क, क्या मतलब, मैं समझा नहीं, जफ़र साहब ने शदीद हैरान होकर पूछा। मतलब ये कि आपकी बाएं आँख की पुतली का रंग नीला है जबकि दाएं पुतली का रंग स्याह है। क्या आप मजाक उड़ा रहे हैं, कमांडर इन चीफ को गुस्सा आ गया, मगर बाकी लोग चौंक कर इनकी आंखों को बगौर देखने लगे। फिर कर्नल ए चौंक कर उठे और कमांडर इन चीफ के करीब पहुंच गए। कमांडर इन चीफ चौंक कर बौखला गए। एक मिनट, आंख दिखाइए सर, इन्होंने कहा और फिर बगौर इनकी आंख देखने लगे। फिर वो सर हिलाते हुए वापस अपनी सीट पर आ गए। आंखें दिखाना मुहावरा है जनाब कर्नल ए साहब, इमरान ने हाँक लगाई, मगर कर्नल ए किसी गहरी सोच में गर्क थे। सब मेंबर्स हैरत ज़दा थे और कमांडर इन चीफ बौखलाकर बारी बारी सबकी शक्लें देख रहे थे। वाकई अजीब बात है,
آپ کی بائیں آنکھ کی پتلی کا رنگ نیلا ہے، کرنل اے نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ یہ ناممکن ہے۔ کمانڈر ان چیف اب مزید سسپینس برداشت نہ کر سکے۔ لیکن اگر ہے بھی صحیح تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سر سلطان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ فرق تو بہت ہے۔ آپ کو نیلے اور سیاہ رنگ میں فرق بھی محسوس نہیں ہو رہا؟ عمران نے معصومیت سے جواب دیا، اور سر سلطان خاموش ہو گئے۔ چند لمحے خاموشی طاری رہی، اور پھر عمران نے ہی سکوت توڑا۔ میرا خیال ہے ظفر صاحب کو بے ہوش کرنے کے بعد مجرم نے ان کی آنکھ سے چھیڑ خانی کی ہے۔ عمران نے خیال پیش کیا، مگر اس سے مقصد؟ جب فرق نظر آ گیا ہے تو مقصد بھی آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائے گا، عمران نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے اب میٹنگ برخاست کی جائے۔ سر سلطان نے جب کوئی واضح نتیجہ نکلتے نہ دیکھا تو کہا۔ میری ایک تجویز ہے، اگر ظفر صاحب برا نہ مانے، آپ جتنی جلدی ہو سکے کسی ماہر چشم سے آنکھ کا معائنہ کرائیں اور رپورٹ ایکسٹو کو بھجوا دیں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بہتر، ظفر آفریدی صاحب جو انکشاف پر ذہنی طور پر الجھ گئے تھے، جواب دیا، اور پھر میٹنگ برخاست کر دی گئی۔ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو معمولی قسم کے ساز و سامان سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کے درمیان ایک چھوٹی سی میز کے گرد 4 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک کرسی پر ایک ادھیڑ عمر مگر کوئل جسا آدمی بیٹھا ہوا دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ کمرے کے درمیان میں لٹکا ہوا ایک بلب کافی تیز روشنی پھینک رہا تھا۔ گڈ مارننگ باس، اندر آنے والے کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو رہا تھا۔ رپورٹ، کمرے میں موجود باس نے پروکار لہجے میں کہا۔ سر، نمبر 2 سیکورٹی پولیس کا حصار توڑ کر بڑی دلیری سے کوٹھی میں داخل ہوا۔ وہ کمانڈر ان چیف کی خوابگاہ تک پہنچنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے کمانڈر ان چیف کو بے ہوش کر کے بلو آئی فٹ کر دی، مگر واپسی میں مارا گیا۔ نوجوان نے تفصیلی رپورٹ دہرا دی۔ اوہ، کیا مشین اور مشین نمبر 6 حکومت کے ہاتھ لگ گئیں؟ باس نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ نو سر، مشین نمبر 6 اس نے آخری لمحے دیوار سے کھینچ ماری، جس سے وہ کمرہ تباہ ہو گیا۔ کمرے کا ملبہ اس پر گرنے سے سیئر مشین بھی ٹوٹ پھوٹ کے کر ناقابل شناخت ہو گئی، نوجوان نے جواب دیا۔ ویری گڈ۔ اچھا، کیا بلو آئی کام کر رہی ہے؟ جی ہاں، بلو آئی بڑی کامیابی سے کام کر رہی ہے۔ چلو میں خود اس کی کارروائی دیکھنا چاہتا ہوں۔ باس کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر وہ نوجوان اور باس ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئے۔ مختلف کمروں سے ہوتے ہوئے وہ ایک چھوٹے کمرے میں آئے۔ نوجوان نے آگے بڑھ کر دیوار کے ساتھ لگی ہوئی الماری کو مخصوص انداز میں دھکیلا تو الماری ایک طرف ہٹتی چلی گئی۔ اب وہاں ایک دروازہ تھا جس سے نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ سیڑھیاں اتر کر وہ ایک کافی بڑے ہال میں پہنچ گئے۔ یہ ہال کوئی سائنسی لیبارٹری معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ اس ہال کی دیوار کے ساتھ مشینیں فٹ تھیں اور مشینوں پر بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوئی تھیں۔ وہاں 3-4 آدمی مختلف مشینوں کے سامنے بیٹھے انہیں آپریٹ کر رہے تھے۔ باس تیزی سے چلتا ہوا ایک مشین کے قریب رک گیا۔ اس مشین کے اوپر لگی ہوئی بڑی اسکرین پر ایک برآمدے کا منظر تھا۔ منظر تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ پھر پورچ نظر آیا، دیگر لوگ بھی وہاں نظر آئے۔ میرے خیال میں کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، ملٹری انٹیلیجنس تحقیقات کر رہی ہے، پاس کھڑے ہوئے نوجوان نے جواب دیا۔ پھر یک کے بعد دیگے منظر بدلتے رہے۔ باس چند لمحوں تک دیکھتا رہا، پھر واپس مڑ گیا۔ اگر کوئی خاص بات ہو تو مجھے فوراً رپورٹ کرنا۔ بہتر جناب۔ نوجوان شاید وہاں سپروائزری کے فرائض انجام دے رہا تھا، جواب دیا۔ باس سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ کمرے میں پہنچا اور پھر وہاں سے مختلف کمروں سے ہوتا ہوا واپس اپنے مخصوص کمروں میں آ گیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور پھر ایک الماری سے چھوٹی سی ٹرانسمیٹر مشین نکال کر میز پر رکھ لی۔ ٹرانسمیٹر کا بٹن دباتے ہی اس میں سے زوں زوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ پھر مشین کے ساتھ لگا ہوا ایک ہیڈ فون اٹھا کر کانوں پر چڑھا لیا۔ پھر اس نے ایک بٹن دبایا، آواز تیز ہو گئی اور مشین پر لگے ہوئے ڈائل پر سرخ رنگ کی سوئی حرکت کرنے لگی۔ ہیلو ہیلو، ہیڈ کوارٹر اسپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ ہیلو نمبر 1، آن دی لائن باس سے رابطہ ملواؤ، اوور۔ 1 منٹ، ہولڈ آن، اوور۔ دوسری طرف شاید کوئی آپریٹر تھا۔ چند لمحے بعد کوئی ایک الگ سی آواز سنائی دی۔ ہیلو باس اسپیکنگ، اوور۔ باس، میں نمبر 1 بول رہا ہوں، اوور، نمبر 1 نے جواب دیا۔ رپورٹ نمبر 1، اوور۔ دوسری طرف سے باس نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ پوائنٹ بلو آئی فٹ کر دی گئی ہے، اوور۔ نمبر 1 نے قدرے مسرت آمیز لہجے میں کہا۔ ویری گڈ نیوز، بلو آئی کام ٹھیک کر رہی ہے، اوور۔ دوسری طرف سے باس نے کہا۔ یس سر، بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے، اوور۔ کسی کو شک تو نہیں ہوا، اوور، باس نے پوچھا۔
नो सर, ओवर, नंबर 1 ने जवाब दिया। गुड, टॉप पॉइंट 3 पर जाने का कब प्रोग्राम है? ओवर, बॉस ने सवाल किया। कल जाने का प्रोग्राम है जनाब। ओवर, नंबर 1 ने जवाब दिया। गुड, इसका मतलब है कल ही ऑपरेशन 3 की तफसीलात मिल जाएंगी। ओवर, बॉस के लहजे में बेहद इंतहा मुसर्रत थी। यस सर, उम्मीद तो है। ओवर, वेरी गुड, तफसीलात मिलते ही मुझे रिपोर्ट देना। ओवर, बहुत बेहतर जनाब। ओवर, जफ़र आफिदी साहब ने जो इंकिशाफ पर जहनी तौर पर उलझ गए थे जवाब दिया और फिर मीटिंग बर्खास्त कर दी गई। दरवाज़ा खुला और बॉस, वेरी गुड, तफसीलात मिलते ही मुझे रिपोर्ट देना। ओवर, बॉस ने हुक्म दिया। ओके सर। ओवर, नंबर 1 ने मदबाना लहजे में जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, बॉस ने जवाब दिया और फिर आवाज़ आनी बंद हो गई। नंबर 1 ने ट्रांसमीटर के बटन बंद किए और फिर हेडफोन उतार कर वापस मशीन में लगे हुए हुक में लगा दिया और मशीन उठाकर इसने अलमारी में रख दी। अलमारी बंद करके वो वापस मुड़ा और फिर दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर आ गया। मुख्तलिफ कमरों से होता हुआ वो कोठी के पोर्च में आया और फिर वहाँ मौजूद चौक रंग की कार का दरवाज़ा खोलकर एक स्टीयरिंग पर आ बैठा। चंद लम्हों बाद इसकी कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजर रही थी। कई सड़कें गुजरने के बाद इसने एक पब्लिक फ़ोन बूथ के सामने गाड़ी रोकी और फिर इससे उतरकर फ़ोन बूथ में दाखिल हो गया। इसने रिसीवर उठाकर मशीन सिक्के मशीन में डाले और फिर नंबर घुमाने लगा। जल्द ही राब्ता मिल गया। कौन बोल रहा है? नंबर 1 की आवाज़ काफ़ी हद तक बदली हुई थी। टोनी स्पीकिंग। दूसरी तरफ से टोनी की करख्त आवाज़ सुनाई दी। टोनी, तुमने क्या फ़ैसला किया? नंबर 1 ने संजीदा लहजे में कहा। आप कौन हैं और कैसा फ़ैसला? ब्लू स्टार स्पीकिंग टोनी, नंबर 1 ने सख्त लहजे में कहा। ओह ब्लू स्टार, ठीक है, मैंने फ़ैसला कर लिया है, मगर पहले आपको मुझे तफसीलात बतानी पड़ेंगी। टोनी की आवाज़ आई। मुकम्मल तफसीलात से क्या मतलब है तुम्हारा? नंबर 1 को शदीद गुस्सा आ गया था। मतलब ये कि हमें क्या काम करना पड़ेगा और कितनी रकम मिलेगी? टोनी ने संजीदगी से जवाब दिया। रकम 10 लाख तक दी जा सकती है, मगर काम की तफसीलात अभी नहीं बतलाई जा सकती। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी काम का ऑर्डर तुम्हें देते रहेंगे। नंबर 1 ने कहा। ओह 10 लाख, खासी माकूल रकम है, लेकिन फिर भी काम की नौयत क्या होगी? 10 लाख का सुनकर शायद टोनी के मुंह में पानी भर आया। नौयत कोई ख़ास नहीं, बस यूँ समझो कि तुम और तुम्हारे साथ हर किस्म का काम करने के लिए तैयार हो जाएं, मगर बगैर नौयत मालूम किए बगैर मैं रजामंदी जाहिर नहीं कर सकता। और दूसरी बात, आप खुद हमारे साथ रूबरू बात करें। टोनी ने शराइत पेश कर दी। ये गलत है टोनी, मैंने फैसला कौन बात कर दी है। अगर तुम तैयार नहीं तो मैं किसी और से बात कर लेता हूँ। नंबर 1 के लहजे में मज़ीद सख्ती आ गई। ये आपकी मर्ज़ी है, मगर मैं ये बता दूं कि टोनी के अलावा और कोई आपके काम का साबित नहीं होगा। टोनी इसके झांसे में आने के लिए शायद तैयार नहीं था। चलो तुम 12 ले लेना, बस ये मेरी आखिरी बात। अगर कबूल है तो हाँ कह दो, अगर कबूल नहीं तो ना कह दो। मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ। ठीक है, मुझे मंजूर है, मगर रकम की अदायगी कैसे होगी? टोनी ने इतनी बड़ी रकम हाथ से जाते देखी तो ऑफ़र कबूल कर ली। आधी रकम इस वक्त तक तुम्हारे पास पहुंच जाएगी जब तुम्हें पहला काम बतलाया जाएगा, आधी बाद में। नंबर 1 ने जवाब दिया। आप अपना टेलीफोन नंबर दे दें ताकि किसी फौरी ज़रूरत के लिए आपको कॉल कर सकूं। तुम फिक्र ना करो, जब ज़रूरत होगी तो मैं खुद तुम्हें कॉल कर लूँगा। ओके, बाय बाय। नंबर 1 ने जवाब दिया और फिर रिसीवर रखकर बूथ से बाहर निकल आया। इसने चंद लम्हों तक इधर उधर देखा, फिर कार में बैठकर इसका रुख वापस कोठी की तरफ मोड़ दिया। इमरान जब से मीटिंग से वापस आया था गहरे गौर व फिक्र में डूबा हुआ था। इसके जहन में कोई चीज़ खटक रही थी, लेकिन जहन में कोई फैसला कुन बात नहीं आई थी। इस वक्त वो दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में बैठा हुआ ब्लैक ज़ीरो के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ बातें कर रहा था। क्या बात है जनाब, आप गहरी सोच में गर्क हैं? आखिर ब्लैक ज़ीरो से ना रहा गया तो इसने पूछ ही लिया। हाँ, दरअसल बात यह है कि मैं सोच रहा हूँ कि आखिर मुजरिम कमांडर इन चीफ की कोठी में इस दिलेरी से दाखिल हुआ और फिर इन्हें सिर्फ बेहोश कर देने का मकसद क्या है? दूसरा, इनकी आंखों का बदला हुआ रंग भी मेरे जहन में बुरी तरह खटक रहा है, लेकिन न जाने क्या बात है, मेरी रेडीमेड खोपड़ी काम ही नहीं कर रही है। इमरान ने जवाब दिया। वैसे कमांडर इन चीफ की कोठी पर मुजरिम जो कुछ भी करने गया था, मेरे ख्याल में इसका ताल्लुक इस खुफिया मंसूबे से ज़रूर है जिसका केस अभी अभी हमने संभाला है। ब्लैक ज़ीरो ने राय पेश की। हाँ, मालूम तो ऐसा ही होता है, मगर मकसद? ताहिर साहब, मकसद ही तो समझ नहीं आ रहा। इमरान ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। ब्लैक ज़ीरो खामोश हो गया।
عمران چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے اور جلد ہی رابطہ مل گیا۔ ہیلو، ٹونی اسپیکنگ۔ جیگر بول رہا ہوں دوست، عمران نے جواب دیا اور بلیک زیرو چونک کر ایمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے جیگر والی پخ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اوہ جیگر، تم کہاں غائب ہو گئے؟ میں کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔